उदयपुर के गांव में सोमनाथ कहकर एक आदमी रहता था। उन्होंने इंजीनियरिंग किया था और खुद के गांव के भलाई करने के लिए उस गांव में आकर रहने लगा था। इतना ही नहीं, सोमू किसानों को कम ब्याज में उधार देता था और किसी को बिना ब्याज के भी उधार देता था। लेकिन ये बात विजय नाम का और एक ब्याज देने वाले व्यापारी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सोमू आने के बाद उनका धंधा एकदम गिर गया था। एक बार सोमू सड़क में गिरे हुए प्लास्टिक बॉटल्स को इकट्ठा कर रहा था। विजय ने उसे देखा और सोमू से, अरे ये क्या हाल हो गया तुम्हारा सोमू? इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तुमने, शहर में अच्छे से नौकरी करने के बगैर इधर इस धंधे में आकर बिना ब्याज उधार दे रहे हो। अब देखा तो प्लास्टिक बॉटल्स को उठा रहे हो। छी छी, तुम्हारे माँ बाप को कितना शर्म की बात है। तुम ऐसे बकवास काम छोड़कर शहर चले जाओ। मेरे वजह से आपका ब्याज का धंधा गिर गया लग रहा है। किसानों को खुशी रहते हुए देखकर आपको तो बहुत जलती है ना। इतना सीन नहीं है, तुम अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहे हो। तुम जैसे लोग कितना भी आने दो, लेकिन मेरे व्यापार को कुछ नहीं कर सकते हैं। इन पागल किसानों को तो 2 दिन फायदा मिलेगा, बाद में बड़ा सा एक झटका लग गया तो विज्जू बाबू कहकर मेरे पाँव पकड़ेंगे फिर से, कहकर गुस्से से उधर से चला गया था। बाद में सोमू उसके पास इकट्ठे हुए प्लास्टिक बॉटल्स को पिघलकर एक प्लास्टिक कार जैसा बनाया था। उस कार को लोगों को दिखा रहा था। फिर सब लोग उसे अजीब से देखने लगे थे। फिर लोगों में से एक, सोमू बाबू, ये प्लास्टिक कार कैसे इस्तेमाल होगा? तो बीच में विजय आकर, तेरे साथ के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसे काम वाम नहीं करने वाले आदमी कुछ बनाता है और तुम जैसे बेवकूफ पूरा काम धंधा छोड़कर इधर आके उसे देखता है। ये प्लास्टिक कार किसी का भी काम का नहीं है। तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बना के पैसे लूटने के लिए ये सोमू कुछ चाल चला रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। इन पढ़े लिखे लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या तुम्हारे ऊपर विश्वास करना है? इस गांव में तुम कैसे आदमी हो और सोमू बाबू कैसे आदमी है, ये सबको पता है। इधर से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे बातों के लिए उधार और ब्याज दोनों मिलाकर खिलाएंगे। वो बात सुनकर विजय गुस्से से चला गया था। अब सोमू उस प्लास्टिक कार के बारे में लोगों को अच्छे से विवरण किया। तब सब लोग तालियां बजाने लगे थे। विजय 2 आदमी से मिला था। इस गांव की लोगों को सोमू को देखकर घमंड सर पर चढ़ गया है। परसों को ही किसानों का फसल बेचने के लिए तैयार हो गया है। अगर वो बेचकर फायदा हो जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, फिर हमें कोई नहीं देखेगा। इसलिए आप लोग जाकर नहर का तटबंध को तोड़ दो। बस गांव में पानी आकर फसल पूरा डूब जाएगा, फिर उधार लेने के लिए मेरे पाँव को पकड़ना ही होगा। तब देखूंगा एक एक को। फिर विजय उन दोनों गुंडे को पैसे दिया था। फिर वे लोग पैसे लेकर सर हिलाते हुए चले गए थे। फिर वे दोनों जाकर उस नहर के तटबंध को तोड़ दिया था। फिर नहर का पानी में पूरा गांव डूब गया था। विजय उनके छत पे ऊपर चढ़कर उस पानी को देखकर, हाँ, मेरे घर डूब गया है, फिर भी मुझे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उस किसानों का फसल डूब चुका होगा, कहकर खुश हो रहा था। तब सब किसान उनके फसल को प्लास्टिक कार में ले जा रहे थे। तो विजय उनको देखकर चौंक गया था। फिर विजय को देखकर एक आदमी, विजय सेठ, इतने दिन हम तुम्हें केवल लालची समझे थे, लेकिन तुम इतना कमीना हो ये बात अभी समझ में आया। देखो, हमारे फसल में एक दाने को भी नहीं जाने दिया है। तुम्हारे बारे में सोमू बाबू को पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने हम सब किसानों को प्लास्टिक कार बना के दिया। इतना ही नहीं, तुम जिस गुंडे को पैसे दिए थे उनको सोमू बाबू ने पुलिस के हवाले कर दिया था। अब पुलिस तुमको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अब तुम बाकी जिंदगी जेल में पछताओगे। फिर विजय घर के अंदर भाग गया था। फिर सब लोग उनकी प्लास्टिक कार की वजह से उनकी फसल को बचाए थे। गंगागांव नाम के छोटे से गांव में एक तालाब हुआ करता था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां होने से उसमें खूब जिंदगियां पलती थी। इसकी वजह से वो गांव वाले इस तालाब से मछली पकड़कर अपनी जिंदगी गुजारते थे। गंगागांव में मछुआरों के अलावा और कोई नहीं रहता था। उस गांव में बिशन नाम का एक मछुआरा बूढ़ा और बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। उसकी पत्नी शांति उसे दवाई देकर उसकी ध्यान से देखभाल करती थी। बिशन का बेटा नूतन अपने पिता का कारोबार संभालते हुए परिवार की देखभाल करता था। नूतन बहुत होशियार था। वो नए नए तरीकों से मछलियां पकड़ना और उसके लिए चाहने वाले चीजों के बारे में दूसरे मछुआरों को बताता था।
और तो और कौन से गांव में कौन सी मछली का कितना डिमांड है, कितने में बेचना चाहिए, वो सब बताता था। सारे मछुआरे नूतन के कहे बातों का पालन करते थे। इस तरह सब खुशी से जी रहे थे कि एक दिन उस तालाब के पास एक कार आकर रुकी। उसमें से विक्रम बल्ला नाम का आदमी का असिस्टेंट कार से उतरा। ये कौन है? सोचते हुए उनकी ओर देखने लगे। विक्रम के हाथ में कुछ कागजात थे। विक्रम मछुआरों से, अब से आप लोग इस तालाब में प्रवेश नहीं कर सकते हो। ये तालाब की जगह मेरे परदादा की है। अब तक मुझे ये बात नहीं पता थी, बस परसों ही मुझे ये कागजात मिले हैं। ये जगह तालाब में बदल गया और आप गांव वाले इसे कारोबार कर रहे हो, ये पता चला। आप लोग खिलाफ जाओगे ये मुझे पहले से ही पता था, इसलिए कोर्ट ऑर्डर भी लेकर आया हूँ। इसलिए अब से तुम लोगों में से कोई भी अगर इस तालाब में गया तो उन पर एक क्रिमिनल केस फाइल करूंगा। कम से कम 4 साल जेल की सजा भी मिलेगी, ध्यान रहे। बेटा, हम सब इस तालाब पर निर्भीक होकर ही जी पा रहे। अब अचानक आकर इस तालाब में जाने से मना करोगे तो हम सब भूख से ही मारे जाएंगे। बेटा, भूख से मरोगे या प्यास से मरोगे मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुरंत यहाँ से नहीं निकले तो अभी के अभी पुलिस को बुलवाकर तुम सबको अरेस्ट करवा दूंगा। जरा सा दया करो बेटा। यूं कुछ कह ही रहा था कि नूतन उसे रोककर वहां से ले गया। फिर सब वहां से चले गए। विक्रम अपने असिस्टेंट से, रे, सुना है इस तालाब में ढेर सारे मछलियां हैं। हम दूसरे गांव से मछुआरों को बुलाकर मछली पकड़वा कर दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करें तो कैसा होगा? सर, वाह क्या आइडिया है सर। वैसे भी इस तालाब की जगह को तो कोई नहीं खरीदेगा। फिश बिजनेस रखा तो इसे खूब पैसे कमा सकते हैं। फिर वहां से चले गया। उस रात वो सारे गांव वाले चौपाल के पास इकट्ठा हुए। सब परेशान थे। आप सब क्यों दुखी हो रहे हो? आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस समस्या का एक उपाय सोचा हूँ। आप सब कल शाम तालाब के पास आइए, वो उपाय क्या है मैं दिखाता हूँ। ये क्या करने वाला है? यूं सोचने लगे। अगले दिन शाम सब उस तालाब के पास गए। नूतन उस तालाब के किनारे पर एक गड्ढा बनाया। करीब 4-5 पाइप्स को आधा पानी में आधा इस गड्ढे में रखते हुए बांधा। इसके इर्द गिर्द वो घट से मिट्टी भरा जिससे ये पाइप हिले नहीं। फिर उस गड्ढे में कुछ मछलियां और कुछ कीड़े को चारे की तरह उस गड्ढे में डाला। पाइप के दूसरी तरफ भी जो पानी में था मछलियों के लिए कुछ चारा रखा। वो गड्ढा फिर पेड़ की झाड़ियों से ढक दिया। ये सब सारे मछुआरे चकित होकर देख रहे थे। ये क्या कर रहे हो? कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? कल सुबह 6 बजे सब यहाँ पर आना। क्या होने वाला है खुद ही देख लेना। अगले दिन सुबह सब वहां आए। नूतन पेड़ की झाड़ियों को हटाया। बस वो गड्ढा पूरा मछलियों से भर गया। सब हैरान रह गए। हम तालाब में तो नहीं गए, लेकिन फिर भी मछलियां पकड़े। सब खुशी से तालियां मारे। इस तरह सारे मछुआरे तालाब के इर्द गिर्द गड्ढे बनाकर पाइप्स लगाए। वे हर सुबह आकर खुशी से मछलियां पकड़कर जाते थे। ये बात विक्रम बल्ला को पता चला तो वो उस तालाब के पास कलेक्टर और पुलिस को लेकर आया। ये क्या कर रहे हो? इतना कहने के बावजूद मेरे तालाब से मछलियां पकड़ोगे? इतनी हिम्मत? कलेक्टर जी, तुरंत इन्हें अरेस्ट कीजिए। कलेक्टर जी, ये तालाब इन्हीं का ही मानते हैं, लेकिन इनमें जो मछलियां हैं वो तो इनके नहीं है ना। वो भगवान के बनाए हुए जीव हैं। लॉ के मुताबिक हम तालाब में बिल्कुल नहीं गए, बाहर से ही ये मछलियां पकड़ रहे हैं। इसमें क्या गलत है बताइए? ओए, क्यों रे? अब लॉ पॉइंट के बारे में भी बात कर रहे हो? कह रहा था कि कलेक्टर। विक्रम जी, आप रुकिए। वे जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। ये तालाब तो आपका है, इनमें रहने वाले मछलियां नहीं। और तो और इतना ज्यादा जायदाद रखकर भी बेचारे इन मछुआरा का पेट मारने का मन कैसे किया जी आपका? अगर थोड़ा सा भी हृदय और दिमाग हो तो इस तालाब को छोड़कर जाइए, वरना फिर मैं खुद ही उन्हें और ज्यादा पाइप्स लाकर दूंगा। प्रोक्लाइनर से गड्ढे बनाऊंगा। फिर आपके कारोबार के लिए एक मछली तक नहीं बचेगी। कम से कम अभी इस तालाब को छोड़कर चले जाए तो कम से कम आपकी इज्जत तो बच जाएगी। विक्रम सर झुकाकर चला गया। मछुआरे नूतन को ऊपर उठाकर तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किए।
कलेक्टर भी नूतन को शेक हैंड देकर उसका अभिनंदन किए।